हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली में है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट है जो आपका जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यूट्यूब चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। इलेक्ट्रिक करंट है आपका बेसिकली में आवेश प्रवाह की दर को, जो क्यू है आपका आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है भाई, जितना आवेश आपका प्रवाह होगा उतना ही आपका उसकी उसी उसी की फ्लो को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में देखिए आप, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। भाई कोई कंडक्टिंग मीडियम हो जिसमें जिससे कोई वायर होगा आपका, उसी से उस कंडक्टिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या होता है आपका ये फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसका जवाब सबसे पहले देखिए, मतलब I इक्वस टू क्यू अपॉन टी, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है बेसिकली में, इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्यू चार्ज कितना फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहा जाता है, आपका करंट कहा जाता है। ठीक है, अब यदि Q इक्वस टू 1 कूलम व T इक्वस टू 1 सेकेंड, तो I इक्वस टू 1 एम्पियर। अतः किसी वायर में यदि आवेश 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, मतलब कोई वायर है ये, ठीक है, इस वायर में आपका जो 1 गुलाम का चार्ज है आपका, ये क्यू 1 गुलाम, अगर ये प्रति सेकंड कितना प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, अगर ये 1 सेकंड में 1 गुलाम करंट फ्लो हो रहा है, 1 सेकंड में 1 गुलाम चार्जेस, जो आपका ये क्यू चार्ज है ये फ्लो हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है आपका, तो करंट का मान 1 एम्पियर होगा। तो यही क्या कहलाएगी आपकी 1 एम्पियर करंट। मतलब क्यू चार्ज को 1 सेकंड में यहाँ तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में अगर 1 सेकंड लगती है, ठीक है, प्रति सेकंड ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्यू चार्ज 1 गुलाम अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका 1 एम्पियर करंट कहलाता है। ठीक है, ये करंट की आपकी डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल से आपको बता देते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए स्टूडेंट्स को, तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज हम इसको हटाएं। एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी तार में किसी वायर में 5 सेकंड में 30 कूलम
आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में, तो उस वायर में करंट की वैल्यू फाइंड करें। करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी इक्वस टू, आपके पास टी क्या है 5 सेकेंड एंड क्यू क्या है आपके पास 30 कूलम। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, क्यू की वैल्यू रखिए 30 एंड टी की वैल्यू रखिए 5, 5 6 जा तो 6 एम्पियर ये करंट हो जाएगी इस वायर में। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वायर में कैलकुलेट कर लेते हैं आपका करंट की वैल्यू, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितना कूलम उसमें से आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और डिवाइड बाई टी, तो I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस तरह आपकी एम्पियर निकल जाएगी। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसको। अब उसके बाद जो बात करेंगे नेक्स्ट आपसे, वो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी total consumption of electricity in any circuit in any circuit is called electrical energy. Electrical energy. तो टोटल पावर, टोटल कंजम्पशन पावर, टोटल कंजम्पशन पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर RT जूल्स। ये आपका मतलब इलेक्ट्रिक पावर या वैद्युत शक्ति इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पावर एंड टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपका P इंटू टी जूल। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है इक्वल्स टू 1 किलोवाट हावर। इसको क्या कर देते हैं 1 BOT यूनिट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये जगह बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है भाई, तो I स्क्वायर I क्या है आपका
करंट है, आर आपका रेजिस्टेंस और टाइम टी आपका टाइम है। तो अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, टोटल कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कंजप्शन पावर क्या है, आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, तो उससे मल्टीपल करके आपका आई स्क्वायर आर टी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। आगे की बात करते हैं हम ओम्स लॉ। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं, चलो देख लो, ओम्स लॉ के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं, स्थिर भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब इत्यादि पर किसी चालक में ईटीसी पर किसी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट, उस चालक के दोनों सिरों के मध्य, उस चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। जैसे ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें ये रेजिस्टर है, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, ये आपका करंट आई और ये आर। अब इसके बाद इसमें ये वैल्यू वी, ये आपने इसको बैटरी कनेक्ट की पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, तो क्या कहा है, आई प्रोपोर्शनल वी, इसको ऐसे कर सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I एंड V इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, V इक्वल्स टू आर आई या V इक्वल्स टू आई आर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, R इक्वल्स टू V अपॉन आई।
अब बात करते हैं, देखो बात करते हैं भाई, देखो ओम्स लॉ के अनुसार, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के अनुसार आपको क्या है, जो फिजिकली अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपका टेम्परेचर, दाब आदि पर किसी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली करंट, मतलब कोई कंडक्टर है ये, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट उस चालक के दोनों सिरों के, ये जो प्रवाहित करंट हो रही है और पॉइंट ए टू पॉइंट बी के सिरों के मध्य विमांतर के समानुपाती, मतलब v के समानुपाती, v प्रोपोर्शनल i, आई या आई प्रोपोर्शनल v, तो v, इसको v प्रोपोर्शनल i भी लिख सकते हैं, v इक्वस टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वस टू v इक्वस टू आर आई, या v इक्वस टू आई आर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्वस टू v अपॉन आई। तो ठीक है, तो ये क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है भाई, ताप दाब में परिवर्तन हुए बिना किसी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली जो करंट होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, वोल्टेज की प्रोपोर्शनल होती है, और v इक्वस टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, v इक्वस टू आई आर, और यही आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, अब उसके आर का जो मात्रक है आपको पता है, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर इक्वस टू ओम। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ ये भी देख लीजिए आप, क्या क्या लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की, उसके बारे में बात करते हैं आपसे। जहीरा आपने उतार लिया होगा इसको, तो अब बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, limitations of ohms law। यूनिलैटरल नेटवर्क के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होते। यूनिलैटरल नेटवर्क में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकती है, डायोड या ट्रांजिस्टर। अब आप देखिए,
आई इक्वल्स टू माइक्रो एम्पियर, ये है आपका आई इक्वल्स टू मिली एम्पियर, एंड ये है आपका वी। ठीक है जी। तो नंबर फर्स्ट लिमिटेशंस में है, ओम्स लॉ लागू नहीं होते, यूनिलैटरल नेटवर्क पर। यूनिलैटरल नेटवर्क क्या होते हैं, ओम्स लॉ को लागू नहीं होते, क्योंकि इनमें करंट जो है वो जो आपका करंट होती है आई, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा यूनिलैटरल का, डायोड, ट्रांजिस्टर, ईटीसी। ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है आपका, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि ये कोई भी लीनियर नहीं है। ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ में आपका क्या फॉलो होगा, देखो कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जब हम जीरो से चलते हैं तो वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट करंट की वैल्यू आपकी यहाँ पर जीरो है, तो करंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, जीरो के बाद 1 2 3 कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा। ठीक है। लेकिन बढ़ने के साथ साथ आपका करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। ये फॉरवर्ड वाइज की बात हो गई। ठीक है। अगर हम रिवर्स वाइज की बात करें तो रिवर्स वाइज में भी क्या होगा कि हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, वैसे वैसे आपका करंट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये रेखिक नहीं है, लीनियर नहीं है। तो लीनियर नहीं है, लीनियर की वजह से इसीलिए आपका जो ओम्स लॉ है वो यूनिलैटरल नेटवर्क पर काम नहीं करता। ठीक है। जैसे आपके डायोड हो गए, फिर ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट लिमिटेशंस लेते हैं, उस पर बात करते हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रजिस्टर। अब जो है सेकंड, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपका जो होता है नॉन लीनियर नेटवर्क पर भी, नॉन लीनियर नेटवर्क्स पर भी लागू नहीं होते। जैसे आपका क्या होता है भाई, हमने ये वोल्टेज एंड करंट, ये आपका V, दिस इज I,
और अगर इसकी वैल्यू को ऐसे इंक्रीज करते हैं तो टॉर्च के बल्ब, जैसे हम इसके टॉर्च के बल्ब की मिट्टी, टॉर्च बल्ब की बात करें तो टॉर्च बल्ब में क्या है, करंट बढ़ने के साथ साथ उसका जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। देखो अगर हम ये टॉर्च बल्ब में बात करें, नॉन लीनियर डायोड भी लागू नहीं होते। कौन? ओम्स लॉ। कैसे? हमने वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ साथ करंट आपकी बढ़ रही है, चलो यहाँ तक तो बढ़ी, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि ये फिर आपका डाउनवर्ड में चलने लगी है, ठीक है। तो लीनियर कैसे होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए? ओम्स लॉ के लिए लीनियर ये, क्योंकि इसका जो फिलामेंट है यहाँ पर गर्म हो गया है बेसिकली, तो फिलामेंट गर्म होने की वजह से आपका ये नॉन लीनियर की तरह व्यवहार करेगा, तो इसलिए ओम्स लॉ पर ये लागू नहीं होता। ओम्स लॉ में होना चाहिए क्या कि जैसे जैसे आपकी वोल्टेज इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे आपका करंट भी इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ी हुई मिले, वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ी हुई मिले, वोल्टेज बढ़े तो करंट भी बढ़ी हुई मिलनी चाहिए, वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ी होनी, मतलब इंक्रीज दोनों साथ साथ करनी चाहिए। ऐसे ये आपके लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें भाई, मैथमेटिकल फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो है बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए
नंबर फर्स्ट बात करते हैं रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता। रजिस्टिविटी की बात करते हैं। रजिस्टिविटी क्या है? सबसे पहले समझिए कि वह कौन कौन से कारक हैं और वो कारक हमें जानने की जरूरत क्यों है, उसको देखते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि जो रजिस्टर होता है आपका, वो करंट की वैल्यू को रोकता है, मतलब रेजिस्ट द करंट। ठीक है, लेकिन करंट की वैल्यूज को रोकने के साथ साथ यह आपके, अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करेंगे मैं, एक्टिव कंपोनेंट की, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव बायस करने के लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट करने का कार्य भी आपका ये रजिस्टर करता है। ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट करने का काम भी आपका रजिस्टर करता है। ठीक है, तो अब रजिस्टर को ऐसे कौन से अफेक्टिंग आपके फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है आपका? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी क्या है? आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ए क्या है आपका? आर इक्वल्स टू रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, एल इक्वल्स टू लेंथ एंड ए इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड रो रो है आपका कि आर आपका रेजिस्टेंस,
रो इज रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए, तो अब आप देखिए सेकंड, तो R इक्वल्स टू L, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा तो बात करते हैं, देखो R आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अगर हम यहाँ से इस रो को हटा दें तो प्रोपोर्शनल किसके है? L के। तो जैसे जैसे आपके कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, ऐसे ही आपका उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि किसी प्रतिरोधक, यदि किसी रेजिस्टर की लंबाई अधिक है तो उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, ठीक है। लंबाई के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस में क्या होता है, वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जितना लंबा वायर उतना उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब सेकंड बात लेते हैं, R इक्वल्स टू 1/A। अब ये क्या कहता है, देखो, या इसको ऐसे लिखिए, R प्रोपोर्शनल 1/A। मतलब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया A की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मतलब इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम कम कर देते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही हम इसको कम करेंगे तो एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका R प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और R प्रोपोर्शनल है L के, तो दोनों में ये बात ध्यान रखनी है आपको। लंबाई के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब आप बात करते हैं टेम्परेचर की। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर में क्या है आपका, और जो रजिस्टिविटी है आपकी वो मटेरियल पर डिपेंडेंट करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी हमेशा डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपका रजिस्टर को। ठीक है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसके आगे फिर इसको हम रिवाइज करा देते हैं आपको। अब देखिए दोबारा देखते हैं, आपको रिवील करा देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो
रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखो ये है आपका नंबर फर्स्ट प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो जो रो है आपका ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस एल अपॉन ए, एल क्या है, लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो आर प्रोपोर्शनल एल, जब आपका आर प्रोपोर्शनल एल होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे लेंथ कंडक्टर की लेंथ आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ऐसे ऐसे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो आर प्रोपोर्शनल एल के हो गई। अब सेकंड टर्म ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ए को अगर हम कम करेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ए को हम बढ़ाएंगे मतलब इंक्रीज करेंगे तो एक आर की वैल्यू आपका डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई, जितना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना आपका वायर पतला होता चला जाएगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस आपका अधिक होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब ये है कि जो आपका क्रॉस, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, इस वाले वायर का और इस वाले वायर का अगर कंपैरिजन करें तो रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, और क्योंकि इसमें करंट का फ्लो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट का फ्लो इतनी आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से इसमें इस वाले कंडक्टर में आपका करंट का फ्लो हो जाएगा। अब थर्ड बात जो है आपका टेम्परेचर की, तो कंडक्टर का टेम्परेचर, जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ऐसे ऐसे आपका उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, आपने कंडक्टर में कौन सा मटेरियल यूज़ किया है वो डिपेंड ओनली एंड ओनली किस पर करता है, आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। आपने कॉपर लिया है, आपने एल्यूमिनियम लिया है, तो एल्यूमिनियम में आपका जो है रेजिस्टिविटी अलग होगी और कॉपर में आपका रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो वो डिपेंड करता है आपका, डिपेंड ऑन मटेरियल। अब जैसे अब देखिए बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, मतलब अगर रेजिस्टेंस कम है रेजिस्टिविटी की बात करें तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करें रो, मतलब अगर रेजिस्टेंस आपका कम है तो प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। देखो अगर किसी भी कंडक्टर, जैसे इस कंडक्टर में आपका रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी भी कम, रेजिस्टिविटी भी आपका कम होगी, ठीक है। ये अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी भी उसकी बहुत कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलेटर के लिए बात करें
अगर इंसुलेटर पदार्थ का बना हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी अधिक होगी। ठीक है, तो अगर हम, ये तो कंडक्टर के लिए बात हो गई, और अगर हम इंसुलेटर के लिए बात करें तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी आपकी बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक होगी। मतलब भाई अगर रेजिस्टेंस आपका कम है तो रेजिस्टिविटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आर प्रोपोर्शनल रो है, आर प्रोपोर्शनल रो है। ठीक है भाई, अगर रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम। अब इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? अधिक होगी, मतलब रेजिस्टेंस जो होगा उसका अधिक रेजिस्टेंस, अधिक रेजिस्टेंस। अब अधिक रेजिस्टेंस पे आपका क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी आपकी अधिक होगी। तो इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस और लेंथ में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में और आपका रेजिस्टिविटी में हमने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाले लेक्चर काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आप कंटिन्यूअस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह को देखते रहें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो के बारे में। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो नहीं बनेगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अपडेट वीडियो मिलते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।